बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि लोगों को ये नहीं पता हमें एंजाइटी है या डिप्रेशन है। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के कौन से सिम्टम्स हैं और एंजाइटी क्या है, उसके कौन से सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। डिप्रेशन ये चीज़ है, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कहती हूँ, जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस हों या पास्ट मेमोरीज हों, वो आपको अभी तक जकड़े हुए हैं, आप अभी तक उन्हीं पे ठहरे हुए हैं, वो डिप्रेशन है। पिछली ज़िंदगी जो गुजर चुकी है उसके बारे में ख्यालात, उसके बारे में सोचें। वो रिग्रेट की फॉर्म में हो सकती हैं, वो हो सकता है कोई ऐसी आपको ट्रिक या ट्रॉमा गुजर चुका हो जो अभी तक, जिससे आप कॉप अप ना कर पाए हों, जिससे बाहर अभी तक आप ना निकल सके हों। ये डिप्रेशन होता है जो आपकी पिछली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। आपने अपनी पिछली ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को अभी तक अपने माज़ी में रखा हुआ है और उनको लेकर ही चल रहे हैं, ये डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस इज़ समथिंग एल्स। स्ट्रेस होता है जो आप सिर्फ एक चीज़ होती है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर फॉर जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल, जो सिचुएशन या जो इवेंट आया है, वो जब आपकी लाइफ में आया है, हम उसको स्ट्रेसर कहेंगे कि उसने आपको आके स्ट्रेस कॉज़ कर दिया है। जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्स आए हैं, कोई इवेंट आया है, उसने आके आपको, एग्ज़ाम इज़ अ स्ट्रेसर, उसने आपको स्ट्रेस कर दिया है, आपने वो स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट तक रहता है। वो ज़्यादा देर ना उसका कोई मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है, ना उसका कोई आपकी माज़ी से ताल्लुक़ है। माज़ी से ताल्लुक़ डिप्रेशन का है, हाल से ताल्लुक़ स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस बहुत कम होता है। वो आता है, एक महदूद वक़्त तक होता है, जब स्ट्रेसर ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म, तब आपका स्ट्रेस ख़त्म। उसके बाद हमारी बात आती है एंजाइटी की। एंजाइटी बेसिकली क्या होता है? एंजाइटी ये होता है कि आप अपने हाल में मुस्तकबिल का खौफ, मुस्तकबिल के बारे में बिना वजह, बेवजह खौफ या कोई बेचैनी, डर लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में। जस्ट फॉर एग्जांपल, एंजाइटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और एंजाइटी बढ़ते बढ़ते कैसे बढ़ जाती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। यस, एंजाइटी आती किस वजह से? उसका मेन कॉज, जो रूट कॉज जिसको कहा जाता है ना, वो फियर होता है, डर होता है। और वो डर जो है वो आपका मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता होता है, ना कि आपकी पिछली माजी से। वासिफ अली वासिफ का एक बहुत अच्छा जुमला है कि ये परेशानी जो होती है ना, वो आपके हालात की वजह से नहीं आती, परेशानी आपके ख्यालात की वजह से आती है। हम इसको थोड़ा सा आज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ को लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से आती है। तो इसमें क्या आ सकता है? किसी के पास कोई आइडिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, हालात आते हैं, महंगाई होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल महंगाई होती है तभी तो हम होते हैं, एंजाइटी हमें तभी तो होती है कि हम अब क्या करेंगे, अब कैसे गुजर बसर होगा। एक कॉमन मसला चल रहा है ना आजकल पाकिस्तान का, इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया? ख्यालात में ऐसे कौन सी बातें आती हैं जो हमें एंजाइटी को लीड कर जाते हैं, हम एंजाइटी हमें आ जाती है? सबसे पहली चीज़, अगर हम अपने आप का मुहासबा करें, तो हमारा तवक्कुल कम है, हमारा यकीन अपनी दुआओं पर, अपनी मेहनत पर, अपनी कोशिश पर कम है, हमारी नाउमीदी बहुत ज़्यादा है और हमारी बेसब्री बहुत ज़्यादा है। तवक्कुल, सबसे पहले मैंने तवक्कुल की बात की कि हमारे ख़्यालात में हम तवक्कुल को खो देते हैं, हम उस चीज़ को खो देते हैं। वो अक्सर कहते हैं ना कि अ, हमें पता भी होता है ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम फिर भी चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अभी जब भी आपको कभी एंग्ज़ायटी हो, आपने खुद को एनालाइज़ करना है कि हमारे कहाँ पे हमें मसला आ रहा है। हमारे तवक्कुल में मसला आ रहा है, हमारी दुआओं पे यकीन में कमी आ रही है, हमारी मेहनत में कमी आ रही है, हमारे यकीन पे कमी आ रही है, या हम नाउम्मीद हैं या बेसब्र हैं। ये भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, और जो कि वन बाय वन एक दूसरे को लेकर चलते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है तवक्कुल। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे बस ये करना ही करना है और मुझे यही चाहिए। इजी द सॉल्यूशन ये है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई परेशानी आई, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आपने ये सोचना है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते।
और दूसरी बात कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। वो आयत, इस एक आयत को अगर एक इंसान याद रख लेना, तो मैं समझती हूँ उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो सकता है। वो आयत ये है कि अल्लाह ताला की मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब अल्लाह ताला की एक मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जो आपको डिप्रेशन होगा ना, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रोमा होगा, वो अभी तक आपको लेके चल रहा है, तो आपका तवक्कल, आपका तकवा स्ट्रांग हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी के बिलव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो हम ये समझ लेना कि अगर अल्लाह ताला की मर्जी है, तो हम वक्त के साथ साथ उस चीज़ से निकल आते हैं, साइकोलॉजिकली निकल आते हैं। क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला हैं, तो अल्लाह ताला की ही मर्जी से वो इंसान की डेथ हुई है, तो हम इस चीज़ के डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं, इस ट्रॉमा से भी निकल जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में हम तवक्कुल को कैसे रखते हैं? हम इसको ऐसे तवक्कुल को रखेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ, मैं वो अपना पूरा काम कर रहा हूँ, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि माली दा काम पर मशका पावे, रब दा काम ओ फल लावे या ना लावे। स्ट्रेस में हम तवक्कुल से इस तरह निकल सकते हैं। और रह गई एंजाइटी, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के कॉमन एग्जांपल है, कॉमन उनको मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो मौत से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन उनका पता सबको है कि मरना है, लेकिन वो फिर भी डरते हैं। अब इसका डर कैसे? इस टाइम पे लिखी है, वो उसी टाइम पे आनी है। हमारे डरने से वो पहले नहीं आ जानी, या हमारे डरने से वो बाद में नहीं आ जानी। जितना टाइम है, जितनी सांस है, जितना रिस्क आपका जमीन पर है, वो उतना ही है, उससे ज्यादा ही। आप यकीन कैसे, आपका यकीन होना चाहिए अपनी दुआओं पर, अपनी मेहनत पर और अपनी कोशिशों पर। कहा जाता है कि अगर दुआ मांगने पर सब्र आ जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग अपनी दुआओं को यकीन से मांगते ही नहीं, और ना हमें सब्र आता है। जबकि ये हदीस मुबारक है कि जो इंसान जितनी यकीन से दुआ मांगता है, उसकी उतनी जल्दी कबूल होती है, उसकी उतनी जल्दी उसको सब्र भी आएगा, और उतनी जल्दी उसकी परेशानी और एंजाइटी भी कम होगी। जब आपको पता है, अगर आपका तवक्कुल स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो आप दुआ तो कर सकते हैं। दुआ तो आपके कंट्रोल में है, तो आप दुआ करें, और यकीन के साथ और सब्र के साथ। उसके बाद आती है हमारा थर्ड पॉइंट, आता है नाउमीदी। हम तवक्कुल और नाउमीदी को साथ साथ लेके चलते हैं कि तवक्कुल भी कम है और नाउमीदी, मायूसी बहुत ज्यादा है। ये वो वाला फेज आता है जब इंसान को डिप्रेशन भी होता है और एंजाइटी भी होती है, कि वो पिछली सारी चीजों को देखता है कि ये देखो मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ, उस टाइम पे मेरे साथ ये बुरा हुआ, उस टाइम पे उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उस टाइम पे मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत भी की, तब भी नहीं मिला। नाउमीदी और मायूसी, पिछले एक्सपीरियंसेस को लेकर हम चल रहे होते हैं। वो हमें एंजाइटी भी कॉज करती है कि अब तो मेरे करने का कोई फायदा नहीं, अब तो मेरी परेशानी अब तो बढ़ती जाएगी, और अब मेरी मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई कहे कि मैंने तब इतनी मेहनत की थी, तब भी मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अम, मैंने इतनी जगह जॉब्स के लिए ट्राई किया, मैंने इतनी मेहनत की अपनी स्टडी में, अपना कैरियर बनाने में, लेकिन फिर भी मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही। मैंने बिजनेस इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा भी डूब गया, बिजनेस भी नहीं चला, तो अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। अगर वो घर बैठ जाएगा, तो ये घर बैठ जाना उसकी एंजाइटी को ज्यादा बढ़ा देगा। ये वो फेज होता है उम्मीदी, जब एंजाइटी में हम उम्मीदी के ना उम्मीदी के साथ चल रहे होते हैं, तो हम डिप्रेस्ड भी होते हैं। उसके बाद बात आती है बेसब्री की। हम सब्र नहीं करते, हमें हर चीज फौरन चाहिए। हमें ये चाहिए, हमने ये थोड़ा सा काम किया, अब हमें इसकी पेमेंट अभी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी अवाम में काफी ज्यादा है। जैसे मैंने पहले कहा कि माली दा काम पर मशका पावे, ये अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ते हम, कि ठीक है मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपनी तोड़ निभा, ओदियां ओ प्या जाने। हम अपनी तोड़ निभा के उस पे नहीं छोड़ते, कि ठीक है हमने कोशिश कर लिया, अब अल्लाह ताला जाने कि आगे क्या करना है क्या नहीं। और सबसे
यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकलता है, सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है कि जब इंसान अपनी मर्जी और अल्लाह ताला की मर्जी के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर देता है, तब वो डिप्रेस्ड भी होता है, तब वो एंजाइटी भी उसको कॉज होती है। डिप्रेस्ड वो कैसे होता है कि मुझे तो ये चाहिए था और मुझे ये मिल गया। जब कोई अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी नहीं होता, वो खुश नहीं होता, वो सब्र नहीं करता, वो शुक्रगुज़ारी नहीं करता, इस वजह से उसको डिप्रेशन भी होता है। और एंजाइटी में जब इंसान ये समझ लेता है ना कि ठीक है, मैंने ये काम कर लिया, मैंने मेहनत कर ली, मैंने दुआ कर ली, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, अब अल्लाह ताला की मर्जी या वो दे या ना दे। उसके बाद एंजाइटी में आते हैं। एंजाइटी वो एक नॉर्मल एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी को बेसिकली हम समझ कैसे सकते हैं? एंजाइटी कहते हैं कि कोई भी खतरे की ऐसी चीज जिसमें हम अनसेफ फील करें। एंजाइटी डिप्रेशन एक वक्त तक, महदूद वक्त तक, थोड़े टाइम के लिए बहुत नॉर्मल चीज है, हर इंसान को होती है लाइफ में। कहीं एंजाइटी बेसिकली होता है क्या कि बेवजह बातों पे आपको बहुत सारी बेचैनी होने लग जाती है, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन उस चीज से निकलने के लिए मैंने आपको पहले ही उस लाइन से लेके आई हूँ कि अल्लाह ताला पे यकीन, अपनी दुआ पे यकीन और अपनी पूरी कोशिश। पीछे अगर मैं जितनी बातों की समरी निकालूं तो ये 3 बातें निकलती हैं। अब एंजाइटी में क्या है, अगर हम अपने ऊपर यकीन नहीं करते, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते, अपनी पूरी कोशिश नहीं करते, तो फिर एंजाइटी हमें क्या कॉज कैसे होती है कि एंजाइटी तो हमें हो रही है जिसको हम जी साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम GAD कहते हैं, यानी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। थोड़ी थोड़ी एंजाइटी है, थोड़े से ख्यालात डिस्टर्ब हुए हैं और हमें एंजाइटी हो गई है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। अब एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे आती है? एबनॉर्मेलिटी तब आती है जब आप अपनी एंजाइटी और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल और अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वो हर चीज़ में आपको एंजाइटी कॉज कर रही है, हर बात पे आप एंशियस हो रहे हैं, हर लम्हा लम्हा आप परेशानी में जा रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ को ज़्यादा से लेके चलते जाएंगे, परेशान, एक बात आई उस पर परेशान, दूसरी बात आई उस पर परेशान, परेशानियों को इकट्ठा करते जाएंगे अपने दिमाग के बाउल में, तो फिर वो आपको पैनिक अटैक्स में भी कन्वर्ट कर सकती है और पैनिक डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक होते हैं। पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर अचानक से नहीं हो जाते, पीछे पूरी एक मेमोरी, पूरी एक लाइन चल रही होती है उनके एंशियस थॉट्स की, और जो कि नॉर्मल इंसान में भी होते हैं। लेकिन अब पैनिक अटैक वाले बंदे में और नॉर्मल एंशियस इंसान में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल एंशियस वाला इंसान, एंजाइटी आई है, उस चीज़ को उसने कवर अप कर लिया, कॉप अप कर लिया। लेकिन अगर आप उन्हीं थॉट्स को लेके चलते जा रहे हो, बीच में दूसरे थॉट्स को, दूसरे एंशियस थॉट्स को भी डालते जा रहे हो, और वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ को आप जमा करते जा रहे हो, ख्यालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी जो नर्व्स होती है ना, वो एक वायर, बंडल ऑफ वायर्स उनको कहा जाता है, वो एक वायर्स की तरह आपके दिमाग में बनी होती हैं। अब क्या होता है कि एंजाइटी में और पैनिक अटैक में इंसान बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, उसको समझ नहीं आती वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये इसलिए होता है कि जब आप एंजाइटी को, जब आपकी बकेट में, आपने दिमाग की बकेट में, थोड़ा फन लैंग्वेज इसलिए यूज कर रही हूँ कि सबको इजीली समझ आ जाएगा। दिमाग की बकेट में जब आप बहुत सारी वायर्स को इकट्ठा कर लेते हो, इकट्ठा करते जाते हो, वो बहुत उलझ जाती हैं आपस में, फिर वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा, आप किसी भी चीज़ एकदम से आपको अचानक बहुत ज़्यादा खौफ आने लग जाता है, आपको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पल्पिटेशन कहते हैं, आपके चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चूंकि एक इंसान एंजाइटी में है तो वो ये फील करता है कि शायद उसको कोई हार्ट अटैक हुआ है, और वो एमरजेंसी में जाते हैं। इवन मैंने खुद भी ऐसे पेशेंट एक्सपीरियंस किए हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपनी ECG ही करवा रहे होते हैं इमरजेंसी में जाके, डॉक्टर का सर खा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें होता सिर्फ GAD, सिर्फ पैनिक अटैक है। अच्छा, अब मैं इसकी सिम्टम्स भी बाद में डिस्कस करूंगी कि एंजाइटी के सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। लेकिन जब इंसान पैनिक अटैक से गुजरता रहता है, अपना इलाज नहीं कराता, उसकी एंजाइटी की बीमारी
बढ़ती जाती है। एंजाइटी से वो पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें एंजाइटी की एक और टाइप आ जाती है जो कि कहलाती है सोशल एंजाइटी, सोशल फोबिया। सोशल एंजाइटी ये होता है कि आप दोस्तों से कतराने लग जाते हैं, आप घर मेहमान आए हों उनसे नहीं मिलते, आप पार्क में नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। आप अपने दिमाग में इस तरह की कहानी बनाते रहते हैं कि आप हर चीज़ में बहुत अनसेफ फ़ील करते हैं, आप लोनलीनेस में चले जाते हैं। क्योंकि सोशल फोबिया में इंसान के दिमाग में ये होता है कि वो दूसरों के अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोच रहा होता है कि अच्छा अगर मैं ये जाऊंगा तो दूसरे मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे। अब वो अच्छा अगर मैं ऐसे खाते हुए इवन इंसान सोचता है अगर मैं इतना ऐसे खाऊंगा तो दूसरे मुझे नोट कर रहे हैं, वो मुझे जज कर रहे हैं, वो मुझे जज करेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझे कैसे देख रहे हैं, वो मेरी अपीयरेंस पे कैसे जाएंगे बाहर। सोशल फोबिया इज टू मच। इवन ये लोग बोल भी नहीं पाते, ये इन लोगों के फियर बहुत ज्यादा होता है, बहुत रनिंग थॉट्स होते हैं इन लोगों के। उसके अलावा एनजाइटी कुछ जगहों पे आती है, कुछ एनजाइटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आपकी जगह से रिलेटेड हो सकती है, किसी जगह से रिलेटेड, किसी क्राउड से रिलेटेड हो सकती है, बंद जगह से रिलेटेड हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठना रूम में। कभी किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया ऐसा इंसान जो कहता है दरवाज़ा नहीं बंद करना, खिड़की नहीं बंद करनी, लाइट नहीं बंद करनी? किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया है इस तरह का इंसान? तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उन लोगों को अक्सर ने किया है, इट्स मीन के होते हैं। समिया ने भी किया है, फरियाल ने भी किया है, अब्दुल रशीद ने भी किया है। उन लोगों को प्रॉब्लम कोई नहीं होता, उन लोगों को सिर्फ एनजाइटी होती है। उन लोगों के बहुत ज़्यादा रनिंग थॉट्स उनकी अनकॉन्शियस में चल रहे होते हैं। उन लोगों को फोबिया होता है कि अगर हम लोग अगर दरवाज़ा बंद हो गया हवा नहीं आएगी, जबकि हवा तो आएगी। हवा नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे, हमें मौत आ जाएगी। एक दरवाज़ा बंद होने से मौत तो नहीं आनी, लेकिन उन्हें ये फोबिया है। और इसके पीछे आप उनके बहुत, जैसे मैंने बताया एंजाइटी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एंजाइटी जब बढ़ती जाए तो वो आपको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकती है, पैनिक अटैक में भी, पैनिक डिसऑर्डर में भी। और आहिस्ता आहिस्ता जब इसका एंजाइटी का स्वेयर केस जो होता है वो हमारी इन द फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी होता है, सोशल फोबिया होता है, एंटी सोशल हो जाता है इंसान। अच्छा, अब एंजाइटी के सिम्टम्स पे आ जाते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स पे क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाती है, आप कांपना शुरू कर देते हो। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन आपको सोशल एंजाइटी वाले लोगों में मिलेगी। उसके बाद आ जाती है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। कोई भी इंसान एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता जब उसके दिमाग में, आप खुद सोचें, बहुत सारी तारें अगर एक ही टाइम पे चल रही हैं तो कोई एक बल्ब तो ऑन नहीं होगा। अगर सारी ही हम तारें को एक ही स्विच पे जोड़ दें तो स्विच तो जल जाएगा। ऐसे ही इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका फोकस डेवलप नहीं हो पाता। अब जब एक इंसान का फोकस डेवलप नहीं हो रहा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा और उसको कुछ पिछला भी याद नहीं आ रहा होगा, वो कुछ नया भी अपने दिमाग में नहीं डाल पा रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद सिम्टम आती है पैनिक, फियर, अनईजीनेस। घबराहट बहुत फील होती है, उसको डर लगता है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है उस सिचुएशन में। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप खुद को अगर असेस करेंगे तब आपको समझ आएंगी। अगर कोई इंसान, बहुत सारी एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकल होती हैं या बिहेवियरल होती हैं, जो कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को समझ आ सकती हैं, आम इंसान को समझ नहीं आ सकती। आम इंसान को समझने के लिए ये देखना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं वो, उनमें बहुत बर्दाश्त है। जैसे मैंने एक केस देखा कि उसमें बहुत बर्दाश्त है, हर चीज़, सब्र, तवक्कल, यकीन, उम्मीद, अच्छी उम्मीद सबके साथ चल रहा है।
लेकिन कभी-कभी वो बिल्कुल एकदम ऐसा रिएक्ट कर देता है, उसकी फैमिली ने बताया कि एकदम तो पता नहीं कभी-कभी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये एक बिहेवियरल साइन है कि वो उसके पीछे, उसके इस बिहेवियर के पीछे, उसके इस सडन रिएक्शन बिहेवियर के पीछे उसकी एंशियस थॉट इतने ज़्यादा हैं कि उस इंसान को उसकी नर्व इम्पल्स इतनी ज़्यादा फास्ट हैं कि उसको समझ नहीं आती कि वो एकदम से रिएक्ट कर जाता है कभी-कभी। लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, अगर इतना ज़्यादा सीवियर बात नहीं है। उसके बाद आती है फीलिंग ऑफ पैनिक, हर वक़्त डर लगा रहेगा, एंग्ज़ियस इट्स नॉर्मल। लेकिन ये जो जीएडी वाले लोग होते हैं ना, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनको हर वक़्त किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहता है। अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, वो उस चीज़ को लेके चलते रहते हैं, पूरी एक कहानी बुन देंगे, जो कि होना कुछ भी नहीं है। ओवरथिंकिंग इनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो भी नेगेटिव। उसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है, इनको इंसोम्निया होता है। अब यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिप्रेशन में इंसोमिया और एंजाइटी का इंसोमिया। एंजाइटी का इंसोमिया ये होता है कि आपकी नींद प्रॉपरली एक पूरे तरीके से खराब नहीं होती, जबकि डिप्रेशन में या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। लेकिन एंजाइटी में ये होता है कि आपको नींद आती है, आप सोते हैं, लेकिन सोए उठ जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। एंजाइटी का ये साइन होता है। उसके बाद आपको कोल्ड स्वेटिंग होती है आपके हाथों में और आपके बाजुओं में, सॉरी, हाथों में और पाँव में। उसके बाद जैसे आप मैंने बताया कि हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है, पल्पिटेशन जिसको कहते हैं वो होती रहती है। तो आपको एसओबी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मैंने पहले भी बताया कि पैनिक अटैक में लोग समझते हैं कि उन्हें चेस्ट पेन हो रही है, उनका, और वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता, ये सिर्फ उन वो चीज़ फील करते हैं। अब इस हार्ट अटैक की फीलिंग की वजह से वो साइकोलॉजिकली इतने धंस जाते हैं इस चीज़ में, इस परेशानी में, कि वो समझते हैं कि हमें सांस भी प्रॉपर नहीं आ रहा, जबकि उनको लंग्स का कोई इशू नहीं होता, उनको इसोफेगस या गले का कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ वो चीज़ वो फील कर रहे होते हैं कि उनको सांस नहीं आता, जबकि उनका सांस बिल्कुल प्रॉपर होता है। उसके बाद आती है नोजिया। नोजिया होता है कि उनको लग रहा है कि मेरा खाना बाहर आ रहा है, मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे कुछ गले में फँस गया है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये भी सिर्फ़ उनकी फीलिंग्स ही हैं। एक्चुअल में इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं होता आपकी मेडिकल लाइफ़ से या आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ से। उसके बाद एक चीज़ होती है इन लोगों में, फिज़िकल सिम्पटम उसका ये आता है कि उनके टेंस मसल्स होते हैं। स्पेशली जो स्ट्रेस वाले या एंग्ज़ायटी वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो कंधे मसल्स होते हैं, जो गले और कंधे के दरमियान आपको गले और गर्दन और गर्दन के मसल्स होते हैं, वहाँ पे उनको अकड़ाव फील होता है, वो अकड़े रहते हैं। ये एक फिजिकल सिम्टम है एंजाइटी वाले बंदे का, और ये एक्चुअल में होता है। उसके बाद एक और फिजिकल सिम्टम होता है डिजीनेस, यानी धुंधलापन। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल प्रॉपर धुंधलापन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा होता है कि हमें धुंधला नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पल्स जनरेट हो रही होती हैं, और दिमाग बस वो उसी इम्पल्स में लगा होता है, वो कुछ भी और कैच नहीं कर पाता ना, वो आपकी सेंसेस से कुछ भी ज़्यादा अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा होता, और ना उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पा रहा होता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि टू मच थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग इनमें बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को लेकर एक चीज़ होती है, और ये बस बातें करते पता नहीं कहाँ पर अपनी कहानी बुन देते हैं। इनका माउथ बहुत ड्राई होता है, ये तब होता है, ये स्पेसिफिक होता है सोशल एंजाइटी में ज़्यादा होता है, पैनिक अटैक में इतना ज़्यादा नहीं होता। ड्राई माउथ होता है सोशल एंजाइटी में। और एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, इनका सर दर्द बहुत होता है। अक्सर लोग होते हैं वो शिकायत करते रहते हैं कि हमें माइग्रेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन है। जबकि उन्हें मेडिकली चेक करवाएँ तो उनको कुछ भी नहीं होता। माइग्रेन बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आपकी साइकोलॉजिकल से।
लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना, जैसे मैंने पहले बात की कि उन्हें खुद पे यकीन नहीं होता, उन्हें सब्र नहीं होता, सब्र करते नहीं है, होता तो है, उन्हें तवक्कल नहीं होता, वो हर चीज़ से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक जुमला मैंने कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के दरमियान फ़र्क कर रखते हैं, वो मुतमईन नहीं होते किसी भी चीज़ पे, वो नाशुक्री में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो वो कुछ अच्छा खाएं पिएं। आजकल तो वैसे मौसम अच्छा चल रहा है, तो आजकल लगना तो इट्स नॉर्मल। अच्छा जी। उसके बाद हार्ट बीट, स्वेटिंग और चेस्ट पेन, ये 3 चीज़ें फिज़िकल सिम्पटम्स आती हैं, लेकिन कुछ सिम्पटम्स इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ़ सोशल एंग्ज़ायटी में होती हैं और कुछ ऐसे हैं जो पैनिक अटैक में होती हैं। अब इनके इलाज पे आते हैं। इनका इलाज सबसे पहले तो ये होता है कि मेडिटेट करें आप, यानी कि आप नमाज़ पढ़ें और सुकून से नमाज़ पढ़ें। सुकून से नमाज़ पढ़ने का मुराद, कुछ लोग, वो कहा जाता है कि सजदे नहीं कर रहे, ये सिर्फ़ ज़मीन पे टकरे मार रहे हैं। तो सुकून के साथ नमाज़ पढ़ें और साँस के ऊपर ध्यान दें, नमाज़ के ऊपर भी ध्यान दें। उसके बाद आता है राइटिंग। आप सबसे पहले लिखो। जी, मैं बताती हूँ मेडिटेशन का भी। राइटिंग, आप जो काम कर, आपको जो ख़्यालात आ रहे हैं, आप उसको लिखते जाओ। ओवरथिंकिंग जैसे एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरथिंकिंग का सबसे बेस्ट इलाज है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आपको खुद, जब आप लिख देते हो, एक चीज़ आपके अंदर से निकल जाती है, तो आप खुद बहुत साइकोलॉजिकली सैटिस्फाई होना शुरू हो जाते हो। उसके बाद एक बात और आती है कि जब, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने आज अपनी एंजाइटी, अपने एंशियस थॉट लिख दिए, कल आपने आके उसको पढ़ा, तो आपको खुद खुद फील होगा, आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे कि आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा मैंने सोचा है, और ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला जितनी मैंने कहानी बुनती है और जितना मैंने आगे तक ले जाके सोच लिया कि अच्छा अब महंगाई हो गई है, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये भी नहीं रहेगा, अब ये भी नहीं रहेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला। उसके बाद हमारी, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होते हैं, तो इसमें सबसे पहले बात आती है, आप अपने बड़ों से बात करो या अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो, या कोई ऐसे इंसान से बात कर लो जो आपको अच्छा मशवरा दे या आपकी अच्छे तरीके से सुन ले, जिसके ऊपर आपका भरपूर ट्रस्ट हो। इसको कैथारसिस भी कहते हैं। और उसके बाद वॉक। वॉक करने से क्या होता है कि आपकी जो सांस है, वो आपकी फ्रेश एयर आपके अंदर जाती है, उसके बाद आपके इम्पल्स जो होती हैं वो अच्छे से जनरेट हो रही होती हैं, और एक प्रॉपर जनरेट, आपकी जो फ्रेश एयर जाती है आपके लंग्स, ऑक्सीजन आपके दिमाग को ज़्यादा मिलती है, जो आपकी इम्पल्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है ना, वो भी उसमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसके जैसे मैंने कहा कि सेंसेस आपकी कम हो, काम तो वो प्रॉपर कह रही होती हैं, लेकिन आपका दिमाग उनको बकायदा उस मैसेज को, उस नर्व को पकड़ नहीं रहा होता, कि उसको उसको अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रहा होता एंजाइटी में। उसके बाद सेंसेस को ही लेकर हम चलेंगे तो हमारे पास एक आर्ट थेरेपी भी आ जाती है कि हम आर्ट को लेकर चलें, हम कुछ कलरिंग कर लें, कुछ न्यू डिज़ाइन कर लें, कुछ भी कर लें नया। उसके बाद सोशल फोबिया की जो 2 टाइप्स आती हैं, टाइप्स 2, अ, इलाज आता है उसका, होता है एक्सपोज़र। सोशल फोबिया इज़ नथिंग, सोशली आपके बारे में कोई इतना नहीं सोच रहा होता, ये आम इंसान के लिए भी यही जुमला है कि आपके लिए कोई इंसान इतना नहीं सोच रहा होता, जितना आपको लग रहा होता है कि आपके बारे में अगला इतना सोच रहा है। ये सिर्फ आप अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप अपनी अपीयरेंस को भी देखेंगे, आप अपने शूज़ को भी देखेंगे, आप अपने हेयर स्टाइल को भी देखेंगे, आप अपने कपड़ों को भी देखेंगे। अगला इंसान देखेगा भी तो सोचेगा, बस 5 मिनट सोचेगा। अगले दिन तो उसको याद भी नहीं होना, हर इंसान की अपनी लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी है।
उसके बाद एक्सपोयर में हमारे पास सोशल एंजाइटी में दो आ जाती हैं कि एक तो आप फोल्डिंग, जो साइकोलॉजी में इनको फोल्डिंग कहा जाता है। फोल्डिंग होता है कि आप एक सडन एक्सपोयर दे देते हो किसी भी चीज़ का। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई फ्रेंड है आपका, उसको हाइट से डर लगता है, तो आप उसको क्या करते हैं? तो अगर मैं क्वेश्चन का आंसर भी करती हूँ, अभी हमारे पास 5 मिनट पड़े हुए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। सोशल एंजाइटी अगर एक्सपोयर है, अगर अब फोल्डिंग का बात हो रही थी कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको फोल्डिंग में, अगर हम उसको फोल्डिंग का एक्सपीरियंस दिलाना चाह रहे हैं, तो हम उसको पहाड़ के ऊपर यानी बहुत ज़्यादा स्वेयर उसको एक्सपोयर दे देंगे हाइट का। बहुत एक्सट्रीम स्वेयर, एकदम जिस चीज का डर हो उसको दे देना, ये उसका एक्सपोयर करवा देना उसकी एंजाइटी को खत्म कर सकता है। लेकिन ये बहुत रिस्की फैक्टर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगला इंसान इतना कैपेबल है, उसकी कॉपिंग एबिलिटी इतनी है कि वो इस चीज को कर पाए। दूसरा, इसको लेकर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा इस चीज को लेकर चलते हैं कि साइकोलॉजी में दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डी सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन से ही पता चल रहा है कि एक सिस्टम को लेकर चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसका एक्सपोजर कराना है आहिस्ता आहिस्ता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सोशल एंजाइटी वाला बंदा अगर घर में उसके दोस्त आ गया, वो नहीं मिल रहा, उसको एक दोस्त से मिलवाओ, फिर दो दोस्त मिलने चले जाएं, फिर तीन मिलने चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको पार्क में ले जाएं, उसको शॉपिंग मॉल में ले जाएं, उसका एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता करवाते रहें। तो यहाँ पे हमारी एंजाइटी का टॉपिक हुआ कंप्लीट। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ एंग्जाइटी में मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि एंग्जाइटी सीज़न वाइज भी होती है, कि जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, जैसे मौसम गर्मी से सर्दी के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा होता है, तो बीच वाला जो मौसम होता है जिसे हम ख़िज़ा बहार ख़िज़ा का जो मौसम होता है, उस मौसम के अंदर भी जो है इंसान इंसान मोस्टली लोगों को जो एंग्जाइटी हो रही होती है। तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एंग्जाइटी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो थाट से शुरू होती है। ठीक है, जब इंसान को अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे होते हैं तो इंसान एंग्जाइटी की तरफ आ जाता है। फिर सॉरी वो पहले स्ट्रेस की तरफ आता है, स्ट्रेस से वो एंग्जाइटी में ट्रांसफ़र होता है। और अगर वो अपनी मतलब कि ख़ुद कंट्रोल ना करना चाहे अपनी एंग्जाइटी को, तो डिप्रेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। डिप्रेशन की फिर स्टेज आती है, लास्ट स्टेज होती है सुसाइडल अटैम्प्ट्स और सुसाइडल थॉट्स। अगर उसे अटेम्प्ट्स आना शुरू हो गई और उसे मौका नहीं मिला, उसने सॉरी थॉट्स आना शुरू हो गए और उसने अटेम्प्ट नहीं की, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला जाता है। डिप्रेशन की नेक्स्ट स्टेज होता है शिज़ोफ्रेनिया में। फिर अपर लेवल के ऊपर फिर ये जाता रहता है। ये फर्स्ट स्टेजेस होती हैं ना, ये मतलब कि इंसान के एबनॉर्मल होने की। तो ये सब कुछ है। बाकी मैडम आके क्वेश्चन लेती हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ये था कि मैं ये चीज़ ऐड भी कर दूं कि लाइक जो ये एंग्जाइटी होती है सीज़न वाइज भी होती है, कि जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो इंसान को एंग्जाइटी हो रही होती है। और मोस्टली लोगों को जो है सर्दियों के अंदर ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है। कभी हमने ये नोट किया है, आप लोगों ने पता नहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि नहीं की, बट मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है कि सीज़न जब चेंज हो रहा होता है तब लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? कभी किसी ने इसके ऊपर, जितने भी यहाँ प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो भी हैं, कभी किसी ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, जब सीज़न चेंज हो रहा था तब क्यों एंग्ज़ायटी हो रही होती है? तब हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें खुद को एंग्ज़ायटी हो रही होती है। मैंने ये चीज़ खुद के ऊपर ऑब्ज़र्व करके इसकी एक ग्रिप पकड़ी है कि ये जो धूप है ना, जिसे हम एक फ़ालतू चीज़ समझते हैं, ये हमेशा एक जो है मतलब फ़ालतू चीज़ नहीं है, बट ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो विटामिन्स, हमें अगर धूप का नाम लिया जाए ना तो हमारे अंदर विटामिन डी डायरेक्ट आता है, बट एक्चुअल में इट्स नॉट जस्ट फॉर विटामिन डी। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। जो धूप होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि धूप का कम ही होता है, इंसान को धूप का निकलना कम ही होता है। इस वजह से इंसान को जो मतलब कि लाइक एक रिफ्रेशमेंट जो मिलनी चाहिए धूप से, वो नहीं मिल पा रही होती है। दैट्स इज़ द रीज़न इंसान जितना मर्जी रेस्ट कर ले फिर भी इंसान मतलब कि एंग्जाइटी के अंदर रहता है।
तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब कि बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर, कि धूप का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है एंग्जाइटी से, जो मैंने नोट किया अपने ऊपर ऑब्जर्व करके। तो आगे मैडम आपके क्वेश्चन के जवाब देती हैं। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन किया गया है कि मेडिटेशन क्या है। तो मेडिटेशन इज बहुत बड़ी एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन इसमें ऐसा है कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। मेडिटेशन सिंपल योगा की टर्म यूज होती है कि आप सिर्फ अपनी डीप ब्रीथिंग पे फोकस करते हो, आप बैठते हो, आप सोचते हो, आप एक बुद्धा पोज उसको बोलते हैं। आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर पिक्चर्स में देखा होगा, वो आलती पालती मार के बैठते हैं और अपने हाथों के स्पेसिफिक जेस्चर्स होते हैं, उसको बुद्धा पोज बोलते हैं। उसकी वजह से इस योगा पोज को भी बुद्धा पोज कहा जाता है। सिर्फ उनका उस टाइम पे मेडिटेशन का मकसद ये होता है कि फ्रेश एयर आपके अंदर जाए, ऑक्सीजन फ्रेश आपके अंदर जाए, और आपके थॉट्स के ऊपर जैसे मैंने कहा, मैंने उसमें वेबिनार में भी इस चीज़ को डिस्कस कर ही दिया था कि आपके थॉट्स बहुत रनी थॉट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन जब मिलती है तो आपका एक पूरा एक अलग से न्यूरो साइकिल चलता है, और फिर आपके वो इम्पल्सेस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं, आपको एक सुकून मिलता है। और नो डाउट मेडिटेशन इज टू मच इफेक्टिव, योगा इज ऑल्सो इफेक्टिव, लेकिन हम मुसलमान हैं तो मैंने इसीलिए इस चीज़ को इतना खुल के बयान नहीं किया था। मैंने इसीलिए उसको नमाज में अच्छे से बयान कर दिया था कि नमाज के ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ में मैंने एक जुमला ये भी ऐड कर दिया था कि आप अपनी सांस पे फोकस करें। मेडिटेशन में अरसलान अली बेसिकली यही होता है कि आप अच्छे से अपनी डीप ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं, और आपके जो ख्यालात आ रहे होते हैं, अगर आपने कभी योगा किया हो किसी के अंडर, तो आपको वो एक जुमला ज़रूर कहते हैं स्टार्टिंग में कि जो ख्याल आ रहा है उसको आने दें और जो जा रहा है उसको जाने दें। इट मीन कि वो आपको आपकी ब्रेन को खाली करते हैं, आपकी थिंकिंग को ख़त्म करते हैं, और सिर्फ आपका फोकस आपकी ब्रीथिंग पे करवाते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, एग्रोफोबिया क्या है। एग्रोफोबिया ये होता है कि आप नीचे देखने से बहुत ज्यादा डरते हो। हाइट फोबिया, एग्रोफोबिया और सोशल फोबिया, आपने जैसे हाइट फोबिया को एग्रोफोबिया कहा जाता है, और सोशल फोबिया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सोशली ओपन अप नहीं हो पाते, और ये बहुत स्वेयर टर्म है, और ये कभी कभार बचपन से भी चल रही होती है। किसी इन्फॉर्टी कम्प्लेक्स की वजह से भी चल सकती है ये सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया, कि अच्छा अब मेरे में ये इन्फ्योरिटी है तो अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जजमेंटल। आप दूसरों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, उनके ओपिनियंस को अपनी ज़ात के ऊपर। उसके बाद ये है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है हमारे फ्यूचर डिसीजन में क्लैरिटी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस ये एक डिप्रेशन का साइन है, नॉट द साइन ऑफ एंजाइटी। आप अपने पास्ट, ये एक अलग से पूरा एक केस बनता है इसके ऊपर कि आप अपने ऐसे कौन से आपके कोर बिलीव्स बन चुके होते हैं जो आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी कुछ महदूद, साइकोलॉजी में इनको कहा जाता है कोर बिलीव, आप कुछ ऐसे ख्यालात अपनी या ऐसे रूल्स और एजम्पशंस बना चुके होते हैं कि अच्छा अब ये हो गया ना मेरे साथ, तो अब ये नहीं होने वाला। अगर मैंने कोशिश की और बुरा हो गया ना, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीएसएस ट्राई किया ना, अब मेरा मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और मैं जिंदगी में किसी भी इस तरह के टेस्ट में पास हो ही नहीं सकता। ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग आपकी खराब कर देते हैं, और इसमें ओवर थिंकिंग भी एक पार्ट आ सकता है। आप अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करें और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उनको छोड़ दें, खुद को माफ करना सीखें पहले। जो मैंने कहा था कि डिप्रेशन का साइन है, खुद को माफ करें, लोगों को माफ करें, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को छोड़ दें, भूल जाएं। भूलना नहीं आता तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। उसके बाद है डिप्रेशन, पहले एंजाइटी कॉज करता है, ये एंजाइटी डिप्रेशन कॉज करता है। तो डिप्रेशन पहले मैंने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी मैंने कहा था कि ये विद द पैसेज विद द स्टेप ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन ही होता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो आपकी, पहले वाला क्वेश्चन, जो आपके फ्यूचर में फ्यूचर में आपको कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पहले डिप्रेशन आता है,
उसके बाद आपकी एंजाइटी आती है। ऐसे इसी चीज़ में मैंने सबसे पहले ये भी बात बताई थी कि नाउमीदी और मायूसी एंजाइटी का एक पार्ट है, जो कि अगर डिप्रेस्ड लोगों में पाई जाती है कि हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी इकट्ठे चलते हैं, लेकिन उसमें पहला रोल डिप्रेशन का होता है। अगर किसी इंसान को सिर्फ एंजाइटी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डिप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन है सादिया नदीम का कि एंजाइटी डिसऑर्डर का लिंक चाइल्डहुड से भी होता है। तो ऐसा होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर आप हो सकता है कि आपके पेरेंट आपकी पेरेंटिंग में कुछ इस तरह के आपके बिलीव्स बिठा दिए गए हों, या उनके अक्सर ऐसा भी केसेस देखने को मिलते हैं कि पेरेंट्स के कुछ बिलीव जैसे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। ये एक बिलीव ही है, फॉल्स बिलीव होते हैं ना। एक एग्जांपल कुछ अच्छी बैठ तो नहीं रही, लेकिन जैसे कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका काम खराब हो जाता है। तो ये एनजाइटी ही कॉज कर सकता है, क्योंकि ये चाइल्डहुड में आपकी पेरेंटिंग में आपको कहा गया है। पेरेंटिंग चाइल्डहुड में आपकी पेरेंटिंग भी आ सकती है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है अब वैसे कुछ होना हो सकता है आपका अगले दिन रिजल्ट आना हो और अब बिल्ली रास्ता काट दे तो आप कहें कि हाँ, अब तो रिजल्ट बुरा इसीलिए आया कि बिल्ली रास्ता काट गई है। तो ये तो कोई बात नहीं है, बिल्ली ने तो आपका रिजल्ट नहीं लिखा, पेपर तो आपने अपने खुद ही दिए हैं। बस इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड सोशल एंजाइटी। इंट्रोवर्ट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट। इंट्रोवर्ट एक नॉर्मल बात है। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं होता कि इंट्रोवर्ट इंसान हर इंसान को अवॉइड करे, हर सिचुएशन को अवॉइड करे, हर इवेंट को अवॉइड करे। वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ओपन होता है, वो अपनी फैमिली में बहुत ओपन होता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ओपन नहीं होता हर एक इंसान से, बाहर वाले से। लेकिन जो सोशल एंजाइटी है वो आप हर अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी कभी कभी अवॉइड करना शुरू कर दे, तो उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते, एक कमरे में छुप के बस बैठे हैं। आजकल तो वैसे ये मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा लिंक कर सकता है, कि हो सकता है कोई इंसान बस बैठ के, उसको मोबाइल एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बस वो मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, या सोशल मीडिया एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो बस उसी चीज़ को यूज़ कर रहा है। इंट्रोवर्ट इंसान ओपन अप होता है बहुत, लेकिन उसकी कम लोगों के सामने ओपन अप होता है। सोशल एंजाइटी वाला बंदा किसी के सामने ओपन अप नहीं होता, वो हर सिचुएशन को, हर चीज़ को अवॉइड ही करता है। ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग करते हुए एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? समिया, पहले तो अपने ऊपर बिलीव करें, और बिलीव आपका अपने जो आप कॉन्फिडेंस, जब आपको अपने ऊपर अपनी जात के ऊपर थोड़ा सा बिलीव कर लेंगे कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, और मैं ये को किसी ने बोल दिया ना जिस दिन के तुम सीख जाओगे और तुम कर लोगी, तो आप खुद देखिएगा आपको ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली आप खुद ही करना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? सलान ने बिल्कुल ठीक है, योर बिलीव इज योर सक्सेस। आई थिंक सो सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट हैं, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी जीनत, माइक ज़रा अनम्यूट कर लें, अगर मज़ीद आप कुछ इसमें एडिशन करना चाहें तो आप एडिशन कर सकती हैं इसमें। जीनत, अमान, आप अगर कुछ एडिशन इसमें करना चाहें तो एडिशन कर सकती हैं, आप इसमें माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि एंजाइटी का जो ताल्लुक चाइल्डहुड से ही बचपन से ही, तो वो होता क्या है कि बचपन से या आपका कोई लव्ड वन जो है वो चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो, इनके बचपन में उसने बहुत सिवियरिटी जो है ना वो फेस की होती है, जो कि
उस टाइम उस बच्चे के माइंड में जो है ना वो रह जाती है, ठीक है? और वो फिर वो लेट एज में जाके वो उस वक़्त तो समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन टाइम के साथ-साथ ना वो एंग्ज़ायटी का सबब बन जाती हैं। और जैसे कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को फेस करना पड़ती हैं, तो ये भी काज़ बनती है एंग्ज़ायटी का। जीनत, ये बेदरीस इसमें तो सबसे पहले आप आवाज ड्रॉप हो रही है आप लोगों की। बेदरीस इसमें सबसे पहले आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए जो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपकी एंजाइटी किस चीज़ की वजह से कॉज हो रही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैंने हल बताया कि आप लिखते जाओ। आपको जो आप एक कॉपी लो, रजिस्टर लो, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखो जो जो आपको लग रहा है ना कि अच्छा ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है। अगर तो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं आ रहे, यानी आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, आपका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, आपको चेस्ट पेन नहीं हो रही, या आपको जो कहते हैं कि सांस की घबराहट नहीं हो रही, तो उस टाइम अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आ रहे वो लिखते हुए, तो इट्स मीन कि ये इस चीज में आपको एंजाइटी कॉज नहीं की हुई, जो मुझे आपकी मैसेज से अंदाजा हो रहा है। और उसके एक हल ये भी हो सकता है कि आप उस चीज को लिख दो, रख दो, जो जो आपको लग रहा है वो उस चीज को एक बार लिख के रख दो। उसके बाद आपने अब बंद कर दी कॉपी, उसके बाद 1-2 घंटे बाद जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आपकी ध्यान कहीं और लग चुका हो, उसके बाद आके आपने दोबारा वो खोलनी है। तो देख लीजिएगा कि आपको जो जो लग रहा है ऐसा है भी कि नहीं है, तब आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपका एक माइंड रिफ्रेश हो जाएगा ना, आपको एक अच्छे से आपका दिमाग जब फ्रेश होगा तब। ये एक बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत कॉमन बात है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉज हो जाता है कि हम बहुत बार बेस्ट ट्राई करके कर चुके हैं, तो फिर मैंने वो एक मालक दा कम फल लावे या ना लावे, तो फिर आप अल्लाह ताला पे अपना कंट्रोल, उस चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ दो कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हो किरण। अल्लाह ताला पे छोड़ दो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी में आई नो आप राज़ी होगी, लेकिन थोड़ा और ट्राई करो कि ठीक है, जो होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। आपने कोशिश कर ली, बस अब अल्लाह जाने, जो वो करेगा यू विल एक्सेप्ट दैट। अभी भी हमारे पास 3 मिनट हैं। सब लोग अपना रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और यूट्यूब पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी हुस्ना, आपका जवाब मैं देता चलूँ, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अपना जो है बार बार अगर आपको प्रेजेंटेशन देने में एंग्जाइटी होती है, प्रैक्टिस 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 करती रहो और परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन वहाँ से स्टार्ट करी है। पहले आपने अपने आप को प्रेजेंटेशन देनी है, पहले आपने अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि एंग्जाइटी इंसान को प्रेजेंटेशन में तब हो रही होती है जब इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। पहले इंसान को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के ऊपर वर्क करना चाहिए। और उस इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आप किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं अपना। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो फिर इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। और एंग्जाइटी एक बहुत नॉर्मल, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन हम जब पैनिक हो जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है कि लोग तो कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना वही कहता है कि वाकई ये बहुत बुरी चीज़ है। बट एक्चुअल में ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर हम इसे वक्ती अगर हम इसे डील आउट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि मैंने किए हैं क्लाइंट्स अपने ठीक, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाती है विदाउट मेडिसिन। इसमें मेडिकेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। मेडिकेशन के ऊपर एक वेबिनार भी हो चुका है, तो मेडिकेशन इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। मेडिकेशन, बेसिक मेडिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? अपने आप को देखना, अपने आप को जज करना, अपने आप से बात करना। ठीक है,
तो जब आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे ना, अपने आप से बात इंसान कैसे करता है, जब इंसान अपनी सोल और बॉडी को कनेक्ट करता है, दोनों चीज़ें कंबाइन करता है सामने, मतलब जैसे दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, जैसे दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, इसी तरह बॉडी और सोल दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं मेडिटेशन में। तो इसमें इंसान जब बात कर रहा होता है ना अपने आप से, तो उसे रिलैक्स फील हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ मैं सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से भी इंसान की जो है एंग्जाइटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। मेडिटेशन बहुत अहम होती है एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए। जी, बाकी किसी का मुझसे कोई सर क्वेश्चन? इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आपने बाकी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन की अगर स्टूडेंट लाइफ की बात है, तो आपका जो टॉपिक है आप उसको भरपूर तैयार करो, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा। अपनी ग्रिप पूरी रखो उस चीज के ऊपर। जी, वही ना, बात सारी कॉन्फिडेंस के ऊपर आती है कि कॉन्फिडेंस जब अच्छा होगा तो आपकी तैयारी है। मैं कहता हूँ जब आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, आपकी तैयारी ना भी हो तो आप कुछ भी कर जाओगे, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस होना, अगर आप किसी के सामने झूठ भी बोल रहे हो ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो लोग आपके झूठ के ऊपर भी यकीन करेंगे। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अगर आप सच भी बोल रहे हो ना, लोग आपके सच को भी झूठ समझेंगे। ये एक बहुत फेमस बुक है, मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा, मैंने उसकी ये लाइन शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो लोग आपके झूठ को भी सच मानेंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके सच को भी लोग झूठ मान करके इग्नोर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो? अल्लाह मारे का दिल छोटा नहीं करेंगे, टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल सर। समझ रहा है कि ठीक है। चलें, फिर टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल मैं आपको फ़ियर के ऊपर एक जो प्रॉपर वेबिनार है, प्रॉपर जो है आपको समझाऊंगा कि फ़ियर क्या चीज़ है, और फ़ियरलेस आप कैसे हो सकते हैं, अपनी लाइफ को फ़ियरलेस कैसे कर सकते हैं, और फ़ियर क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी लिमिट क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, इससे इंसान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर जाता है, और क्या सब कुछ होता है। तो मैं इंशाल्लाह कल फ़ियर के ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर सब लोग फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ग्रुप्स में भी दीजिएगा फ़ीडबैक कि कैसा रहा आप सब लोगों का एक्सपीरियंस। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है न्यू टॉपिक, न्यू वेबिनार के साथ, और इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा। और हिप्नोथेरेपी के लिए ज़रा सब लोग तैयार हैं, मैं हिप्नोथेरेपी भी सब लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। इंशाल्लाह ईद के बाद हिप्नोथेरेपी के ऊपर मैं एक सेशन रखूँगा, 2 से ढाई घंटे का सेशन रखूँगा। फिर उसके बाद मैं सबको बताऊँगा, जब सब लोग तैयार हुए तो मैं सबको बताऊँगा कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है, इसको किस तरह से किया जाए, और क्या 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 चीज़ें ज़रूरी हैं हिप्नोथेरेपी करने के लिए। ठीक है, चलें ठीक है, फिर सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।